Hello students, welcome to EduExcel, the e-learning platform. So in previous videos, I have taught you in detail about what is cell cycle, and we have also discussed in detail about various phases of interphase, that is G0, G1, G2 and S phase. Now what we will study today? Today we will study M phase in detail. So do you have any idea what is M phase? As I have told you in previous lecture also in short that what is M phase. So you have any idea? Or you can also memorize or tell me that in between which two phases does M phase occur? Okay, your answer will be that M phase occurs in between G2 and G1 phase. So let us recall this that M phase is basically a डिवाइडिंग फेज सर जब सेल को डिवाइड होना है तो तब क्या कहेंगे वो एम फेज में है अपेरेंट डिवीजन वाला जो फेज है वो कौन सा है एम फेज है एक थोड़ा सा ब्रीफली हम लोग डिस्क्राइब कर लेते हैं ब्रीफली हम लोग एक बार याद कर लेते हैं कि कैसे क्या चीज होती है कैसे कौन से इवेंट्स होते हैं तो एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो इन प्रीवियस लेक्चर्स ये पहली स्टेज कौन सी हो गई पहली G1 हो गई फिर कौन सी हो गई S हो गई फिर कौन सी हो गई G2 हो गई फिर M हो गई अब ये G1 से लेके G2 तक की स्टेज को हमने क्या बोला था इंटरफेज बोला था यानी ये वो स्टेज थी जब सेल विल नॉट डिवाइड सेल डिवाइड नहीं करेगी तो अल्टीमेटली डिवीजन कौन सी स्टेज में होगा डिवीजन होगा सेल डिवीजन यानी अपरेंट सेल डिवीजन होगा इस स्टेज में किस स्टेज में एम फेज में एम फेज बेसिकली हम कहते हैं माइटोटिक फेज अब होता क्या है माइटोसिस और मियोसिस दो टाइप के डिवीजन होते हैं हमेशा डिवीजन जो होंगे दो टाइप के होंगे एक डिवीजन होगा जिसको हम कहते हैं माइटोटिक डिवीजन या माइटोसिस या दूसरा होगा मियोसिस अब माइटोसिस जो है इसको हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन क्या बोलते हैं इसको इक्वेशनल डिवीजन और मियोसिस को हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन व्हाट वी सेड रिडक्शनल डिवीजन एज नेम सजेस्ट इक्वेशनल यानी कि उतनी ही चीज बन रही होगी रिडक्शनल यानी चीज रिड्यूस हो रही होगी ऑब्वियसली क्या चीज बस इतना याद रखना है कि माइटोसिस जो है नॉर्मल सोमैटिक सेल्स में होता है सोमैटिक सेल्स में क्या होगा माइटोसिस और जो सेक्स सेल्स होती है यानी गैमीट्स जो होते हैं उसमें क्या होता है उसमें मियोसिस होता है क्या होता है उसमें मियोसिस होता है तो दो टाइप के डिवीजन हो गए माइटोटिक डिवीजन एंड मियोटिक डिवीजन या माइटोसिस एंड मियोसिस क्या होगा इक्वेशनल डिवीजन meiosis क्या होगा reductional division mitosis will occur in somatic cells while meiosis will occur in germ cells or gametes now another most important point which you have to remember here is that कि माइटोसिस में बेसिकली क्या होता है प्लॉइडी वही रहती है यानी कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास 46 क्रोमोसोम का सेट है तो माइटोसिस में वो 46 क्रोमोसोम ही रहेंगे इसीलिए हमने इसको कहा इक्वेशनल डिवीजन बट मियोसिस में क्या हो जाता है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास 46 क्रोमोसोम का सेट है तो आफ्टर मियोसिस क्या होगा ये जो क्रोमोसोम का सेट है ये हाफ हो जाएगा यानी 23 हो जाएगा अगर हम आसान उसमें कहें तो प्लॉइडी जो होगी वो जस्ट हाफ हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल 2n है तो वो क्या हो जाएगी रिड्यूस होके n हो जाएगी तो ये क्या है मियोसिस इसीलिए किस में होता है जर्म सेल्स में होता है या गैमीट्स में होता है फाइन नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि आखिर एम फेज में कौन कौन से मेजर फेजेस हैं यानी इसके भी मेजर पार्ट्स होंगे तो वो कौन कौन से पार्ट्स हैं तो एम फेज में 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं कौन से हैं वो प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज एंड टेलोफेज कौन से पार्ट है प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज एंड टेलोफेज अब यहाँ पे हम
शॉर्ट में देखेंगे प्रोफेज क्या है, मेटाफेज क्या है, एनाफेज क्या है और टीलोफेज क्या है, फिर उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर ये डायग्राम आपको याद हो गया एक बार तो आपका पूरा कंसेप्ट माइटोटिक डिवीजन का क्लियर हो जाएगा। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, इस तरीके से हमारी क्या है, G1 फेज हो गया, S फेज हो गया, G2 हो गया, अब ये हो गया हमारा M फेज। अब जो ये M फेज है इसके 3 पार्ट्स हो गए, 4 पार्ट्स हो गए सॉरी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। उसके बाद यहाँ पे होगी साइटोकाइनेसिस। तो एक एक करके हम ये फेज डिस्कस करेंगे। अब प्रोफेज में क्या हुआ, अर्ली प्रोफेज में क्या था, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अर्ली प्रोफेज में बेसिकली जो क्रोमेटिन है, यानी कि जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो हमारे डीएनए है, क्रोमेटिन मैंने पहले भी बताया, क्रोमेटिन बेसिकली बोलते हैं हम डीएनए प्लस प्रोटीन, यानी हिस्टोन प्रोटीन्स जब रैप कर लेते हैं डीएनए को तब हम उसे क्रोमेटिन बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, क्रोमेटिन्स हैं कुछ इस तरीके से एंटेंगल्ड। अब इन क्रोमेटिन्स को भाई 2 सेल्स में डिवाइड होना है, तो क्या चीज होनी चाहिए अगर इसको 2 सेल में डिवाइड होना है, तो ये स्ट्रक्चर जो है ये ऐसे एंटेंगल्ड ना रहे, ये बेसिकली क्या कहते हैं कॉम्पैक्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी चीज है आपको उसको 2 पार्ट में डिवाइड करनी है तो वो एंटेंगल्ड फॉर्म में आप ज्यादा अच्छे से डिवाइड कर पाएंगे या वो कायदे से कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, ऑब्वियसली और आंसर वुड बी अगर वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है देन इट वुड बी इजी कि हम उसको सेपरेट या सेग्रीगेट कर पाए। तो ऐसे ही यहाँ पे ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसका भी अब डिवीजन होना है, 2 सेल्स में इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो क्या हमें इसको करना होगा, हमें इसे कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स में डिवाइड करना होगा, फिर उसके बाद ही हम क्या करेंगे उसको, टेल मी, हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो अब ये जो क्रोमेटिन्स हैं इनकी क्या जरूरत है कि ये बेसिकली ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये डिटेंगल्ड हो, यानी कि ये जो इनकी टैंगलिंग है, जो इनकी उलझन है वो खत्म हो और ये कॉम्पैक्ट हो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा कॉम्पैक्ट नेचर इनका आए। तो अर्ली प्रोफेज में कुछ इस तरीके की कंडीशन थी, लेकिन अब लेट प्रोफेज में क्या हुआ, लेट प्रोफेज में बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर्स थे ये कुछ इस तरीके से अरेंज होने लगे, यानी इनकी टैंगलिंग खत्म होने लगी, ठीक है, यानी ये क्या हुआ, डीटेंगल हो गए और अनवाइंड हो गए, क्या हो गए, अनवाइंड हो गए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो भी क्या होने लगी, वो भी डिसअपियर होने लगी। क्यों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिसअपियर करना है, क्योंकि इस पूरे स्ट्रक्चर को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर बीच में मेम्ब्रेन होगी तो ऑब्वियसली वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएंगे 2 पार्ट्स में। तो प्रोफेज के लेट प्रोफेज में कुछ इस तरीके से या प्रोफेज में कुछ इस तरीके से कंडीशन दिखने लगी, यानी यहाँ पे मेजर इवेंट क्या हो रहा है, जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, जो थ्रेड एकदम उलझे हुए हैं, उनको क्या करना है, हमको डिटेंगल करना है यानी सुलझाना है। नेक्स्ट उसकी अनवाइंडिंग, जो वो रैप्ड है उनको अनरैप करना है। फाइन, दिस मच इज क्लियर। प्लस यहाँ पे थोड़े से जो क्रोमेटिन है वो थोड़े से कॉम्पैक्ट होने लगेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रियोल्स जो है वो अपोजिट पोल्स पे आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे सेंट्रियोल्स, अपोजिट पोल्स पे आ जाएंगे। एडिशनली हल्का सा एस्ट्रल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेज कौन सी आएगी, नेक्स्ट स्टेज आएगी मेटाफेज। मेटाफेज में क्या हुआ, जो इस तरीके से अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे ये जो ये प्रोफेज के क्रोमेटिन्स थे ये और इस तरीके से दिखने लगेंगे और इस तरीके से दिखने लगेंगे, ऐसे दिखने लगेंगे। अब अर्ली मेटाफेज में क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम इधर उधर फैले हुए थे इनके काइनेटोकोर से स्पिंडल्स अटैच होने लगेंगे। मैंने पहले भी बताया था सेल चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ा था हमने कि ये एक क्रोमोसोम है, ये सेंट्रोमियर है,
सेंट्रोमियर के अराउंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं काइनेटोकोर। अब ये जो काइनेटोकोर है ये क्यों है, ये बेसिकली स्पिंडल्स को अटैच करवाता है। ठीक है, किसको अटैच करवाएगा, ये स्पिंडल्स को अटैच करवाएगा। तो अब क्या हुआ, जैसे ही स्पिंडल अटैच हुए, नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, ये सेंट्रियोल्स हो गए, ये जो क्रोमोसोम है ये अरेंज हो जाएंगे इक्वेटोरियल प्लेट पे, या इसको हम लोग कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट। क्या दूसरा नाम है इसका, इसका नाम है मेटाफेजिक प्लेट। ऐसे ये कहाँ अरेंज हो गए, मेटाफेज में, ये अर्ली मेटाफेज थी, मेन मेटाफेज वाली स्टेज में ये अरेंज हो गए इक्वेटर पर। कहाँ अरेंज हो गए, इक्वेटर पर, या फिर हम इसको बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट या मेटाफेज प्लेट। जो मेटाफेज वाली स्टेज है, जो मेटाफेज वाली स्टेज है वो बेस्ट स्टेज है जिसमें हम क्रोमोसोम को स्टडी कर सकते हैं। क्यों बेस्ट स्टेज है, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम जो है हाईली कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स, जैसे दिख रहा है आपको, हाईली कॉम्पैक्ट है और यहाँ पे ये विजिबल है। बेस्ट विजिबल क्रोमोसोम अगर आए किस स्टेज पर है, तो योर आंसर वुड बी मेटाफेज। फाइन। अब नेक्स्ट स्टेज जो आएगी, अब भाई ये बीच में इक्वेटर पे तो अरेंज हो गए, अब क्या होना है, इनको दो पार्ट में डिवाइड होना है, यानी एक को इधर एक को इधर। तो यहाँ ये चीज याद रखना कि जैसे ये क्रोमोसोम था, यहाँ जैसे ये क्रोमोसोम है, तो ये हमको पता है ये क्या है, ये क्रोमेटिड्स हैं। क्या है ये, इनको हम बोलते हैं क्रोमेटिड। ये क्या होंगी, ये होंगी दो एक सी सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलेंगे इसको, सिस्टर क्रोमेटिड। तो जो चीज यहाँ पे याद रखनी है, वो चीज ये याद रखनी है कि यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो सिमिलर होगा इसके जेनेटिक मटेरियल के, यानी इस साइड जो जेनेटिक मटेरियल है, अगर मैं इसको 1 और 2 नाम दे दूं, तो 1 और इसको 3 और 4 नाम दे दूं, तो 1 के इक्विवेलेंट क्या जेनेटिक मटेरियल होगा, 3 के पास, और 2 के इक्विवेलेंट जेनेटिक मटेरियल किसके पास होगा, 2 के इक्विवेलेंट जेनेटिक मटेरियल होगा 4 के पास। इतनी चीज होनी चाहिए। तो अगर ये बीच में से ये हिस्सा हम तोड़ेंगे तो ये दो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होकर जेनेटिक मटेरियल चला जाएगा। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर है। फिर से हम एक बार देख लेते हैं अगेन हमारा फिर से हम एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अर्ली प्रोफेज हो गया, इस तरीके से लेट प्रोफेज में कुछ इस तरीके से ये हमारे बन गए थे क्रोमोसोम ऐसे, बट ये अभी फुली उसमें नहीं थे। अब क्या होगा, इस तरीके से स्पिंडल्स निकलेंगे और वो कहाँ पे अरेंज होंगे, कहाँ पे वो स्टिक होंगे, वो स्टिक होंगे काइनेटोकोर पे। अब मेटाफेज पे क्या हुआ था, इक्वेटोरियल प्लेट पे बेसिकली ये आ गया था। नाउ टेल मी कि ये मेटाफेज हो गया, ये प्रोफेज हो गया, ये मेटाफेज हो गया, तो अब एनाफेज में क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली एनाफेज में इसको दो डिफरेंट पार्ट में जाना है, तो एनाफेज में क्या होगा, ये यहाँ बीच से टूटेंगे। तो कैसे आएंगे ये, इस तरीके से यहाँ आ गए, इस तरीके से यहाँ आ गए 4। ठीक है, यानी कि एनाफेज में यू हैव टू रिमेम्बर, एनाफेज में क्या हुआ, क्रोमेटिड्स टूटे, ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड्स थे, क्रोमेटिड टूटे और कहाँ आ गए, ये पोल्स पे आ गए। कहाँ आ गए,
पोल्स पे आ गए, सही है। यहाँ कहाँ पे थे मेटाफेज में? मेटाफेज में इक्वेटर पे थे, या मेटाफेजिक प्लेट पे थे, या मेटाफेजिक प्लेट पे थे। अब क्या होगा बच्चों, अब बेसिकली इस सेल को ऑब्वियसली दो पार्ट में डिवाइड होना था, इसीलिए ये पोल्स पे आए। अब होगा टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज में यहां से साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होगी अगर एनिमल सेल है, यानी कि इनवर्ट साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होगी। प्लस ये जो हम लोग के ये क्रोमेटिड्स थे, ये फिर से टेंगल्ड अप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फिर से टैंगलिंग हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगी? फिर से टैंगलिंग हो जाएगी। तो ये था हमारा पूरा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। और ये सेल का अगर हम इसके बीच की एक और स्टेज कहें तो एक और स्टेज ये होती है कि ये सेल जो है इस तरीके से है और यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई और ये जो है इस तरीके से क्रोमेटिन आ गए, ये हो गया टीलोफेज। और ये कह सकते हैं साइटोकाइनेसिस के बाद का है। ठीक है, दिस मच इज क्लियर। अब हम इसी को ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमें जो चीज याद रखनी है वो ये याद रखनी है, प्रोफेज में क्या हुआ, प्रोफेज में डिटेंगलिंग और अनवाइंडिंग हुई। मेटाफेज में सिर्फ क्या हुआ, इक्वेटर पर आ गए। एनाफेज में क्या हुआ, पोल्स पे चले गए। टीलोफेज में क्या हुआ, क्रोमेटिन बन गए। उसके बाद क्या हुआ, बीच में सेल प्लेट फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, या बीच में क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो गई, जिससे सेल दो डिफरेंट पार्ट में टूट गई। ठीक है, नाउ एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एम फेज। तो एम फेज क्या है? बेसिकली एम फेज जो है माइटोसिस को कहते हैं। दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल। अब एनसीईआरटी ने ये लाइन मेंशन करी है कि दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल। तो ड्रामेटिक बेसिकली उसको इसीलिए बोला है कि इसमें बहुत सारे इवेंट्स हैं, बहुत सारे चेंजेस आएंगे। कभी जो है वो इक्वेटर पर आ जाएगा, कभी पोल्स पे आ जाएगा, फिर क्रोमेटिन्स बन जाएंगे। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे ऑल्टरेशन है, इसलिए इसको ड्रामेटिक पीरियड बोला गया। फिर इसमें इट इन्वॉल्व्स अ मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल वर्चुअल कंपोनेंट ऑफ द सेल। वर्चुअल कंपोनेंट यानी कि सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स थे, ऑब्वियसली दो पार्ट, एक सेल है, ठीक है, एक कोई सेल है, उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो जाहिर सी बात है जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उसके डुप्लीकेशन की जरूरत है। तो इस वजह से इसी ही स्टेज में या इस ही फेज में, एम फेज में ही मेजर रीऑर्गेनाइजेशन होता है हर वर्चुअल कंपोनेंट का। फाइन, एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने पहले भी बताई थी, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल इज सेम आफ्टर द डिवीजन। माइटोसिस फेज में प्लॉइडी जो है 2n अगर इनिशियली थी तो 2n ही बाद में भी रहेगी। यानी अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो 46 क्रोमोसोम्स अगर इनिशियली प्रेजेंट है तो आफ्टर एम फेज भी 46 क्रोमोसोम्स ही होंगे। बट अगर हम मियोसिस को देखें तो मियोसिस में जस्ट हाफ हो जाएगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे कि वो कैसे होता है। ठीक है, नाउ एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, माइटोसिस 4 स्टेजेस में हमने इसको डिवाइड किया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। अगेन इधर जैसे आप इस डायग्राम में देखेंगे, ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, क्रोमोसोम्स ये अपने आप को अरेंज कर रहे हैं, यानी डीटेंगलिंग कर रहे हैं, अपनी अनवाइंडिंग कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ, प्रोमेटाफेज या अर्ली मेटाफेज में स्पिंडल का फॉर्मेशन हो गया। सेंट्रियोल ने क्या करवाया, ये सेंट्रियोलिस ने क्या करवाया, स्पिंडल का फॉर्मेशन करवाया, एस्ट्रल फॉर्मेशन हो गया। अब क्या हुआ, यहाँ मेटाफेजिक स्टेज पे क्या हुआ, ये इक्वेटर पर आ गए, सारे क्रोमोसोम्स कहाँ आ गए, इक्वेटर पर आ गए। उसके बाद क्या हुआ, ये जो स्पिंडल से ये काइनेटोकोर से क्रोमेटिड्स को खींचता है, तो क्या होगा, अपोजिट पोल्स पे कौन चलेगा, क्रोमेटिड्स। अब टीलोफेज में क्या हुआ, यहाँ पे फिर से जो हमारा जेनेटिक मटेरियल था या जो क्रोमेटिड्स थे वो फिर से क्या हुए, कॉम्पैक्ट नेचर उनका खत्म हो गया, डी कॉम्पैक्ट हो गए, डी कंडेंस्ड हो गए। इतनी बात क्लियर है। तो सिर्फ जो चीज याद रखनी है, प्रोफेज में क्या होगा, कंडेंसेशन होगा क्रोमोसोम का,
डिटेंगलिंग होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, स्पिंडल फॉर्मेशन हुआ, मेटाफेज में क्या हुआ, इक्वेटर पे या मेटाफेजिक प्लेट पे आ गए सारे क्रोमोसोम्स। एनाफेज में क्या हुआ, पोल्स पे चले गए कौन, क्रोमेटिड्स। टीलोफेज में क्या हुआ, दोबारा से क्या कहते हैं, डीकंडेंसेशन हो गया और दोबारा से टेंगल्ड अप हो गए कौन, हमारे क्रोमेटिन फाइबर्स। फाइन, दिस मच इज क्लियर। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, अब एक एक करके हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहली स्टेज कौन सी है, फर्स्ट स्टेज, जिसका नाम है प्रोफेज। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट स्टेज इज प्रोफेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस फॉलोड बाय। अब यहाँ पे क्या होगा, प्रोफेज के बाद भाई कौन सी स्टेज आएगी, प्रोफेज के बाद जो है G1 आएगी, फिर S आएगी, फिर G2 स्टेज आएगी इंटरफेज की। इन S एंड G2 phases the new DNA molecule formed are not distinct but intertwined। जैसे मैंने बताया कि S फेज में क्या हुआ था भाई, अगर हम दोबारा से वाला डायग्राम बनाए तो G1 था, S था, G2 था, M था। एस फेज में क्या हुआ था, डीएनए का डुप्लीकेशन हुआ था या रेप्लिकेशन हुआ था। पर ये जो डीएनए है ये कॉइल्ड है, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर कॉइल्ड है। इसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन फाइबर। क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन फाइबर। तो ये किस फॉर्म में है, ये क्रोमेटिन फाइबर की फॉर्म में है। और ये क्रोमेटिन क्या है इस वक्त, ये जो है इंटरवाइंड है। इंटरवाइंड यानी बहुत ज्यादा रैप्ड है। और क्या है, डीकंडेंस्ड फॉर्म में, यानी ये अभी कॉम्पैक्ट नहीं हुए हैं, ठीक है। और क्या है, उलझे हुए हैं आपस में, टेंगल्ड है। फिर क्या हुआ, प्रोफेज स्टेज में बेसिकली इसी चीज को खत्म करना है। तो क्या करना होगा इसकी, हमें हमें इसको क्या करना होगा, कंडेंस करना होगा, डीटेंगल करना होगा, ठीक है, और अनवाइंड करना होगा, ठीक है। तो ये सब इवेंट्स किस में हुए, ये सब इवेंट्स हुए प्रोफेज के अंदर। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर देख लो इस डायग्राम में, ये सब इवेंट किस में हुए, प्रोफेज के अंदर। यानी पहली स्टेज क्या हुई, जो उलझा हुआ मटेरियल था उसको एक सा करना, ठीक है, यानी उसको डिटेंगल करना, अनवाइंड करना उसको, और थोड़ा सा कंडेंस करना, जिससे कि दो पार्ट में हम उसको डिवाइड करें तो आसानी से वो हो जाए। ऑब्वियसली देखो, एक खुद सोचो कि एक कोई चीज है, वो क्या कहते हैं, उलझी हुई सी है एकदम, मतलब टेंगल्ड अप है, एकदम उलझी हुई है, एक दूसरे में लिपटी हुई है। उसको जब हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 100% चांसेस क्या होंगे कि बीच में से कुछ ब्रेक हो जाएगा, जो पार्ट हमें इधर नहीं चाहिए था वो उधर आ जाएगा, मतलब देयर वुड बी वेरी फर्स्ट, बहुत मैसी सा हो जाएगा ये। और अगर हम उसको अच्छे से डिटेंगल करेंगे, अनवाइंड करेंगे, तो दो पार्ट में डिवाइड करना आसान हो जाएगा। सेम पैटर्न ये क्रोमोसोम्स भी यहाँ पे फॉलो करेंगे। फाइन, now moving to next slide, again prophase is marked by initiation of condensation of chromosomal material। यानी कि यहाँ पे हम क्रोमोसोमल मटेरियल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी क्रोमोसोम नहीं बन रहा है। तो प्रोफेज जो है इनिशिएट करेगा कंडेंसेशन किसका, क्रोमोसोमल मटेरियल का। सेकंड, द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम एंटेंगल्ड, यानी डिटेंगल हो जाएगा वो, और क्या होगा, क्रोमेटिन का बेसिकली कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी चीज मैंने फिर पहले भी बताई थी, दिस सेंट्रियोल विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन, कहाँ डुप्लीकेट करे थे ये सेंट्रियोल, एस फेज में इनका डुप्लीकेशन हुआ था। ये क्या करेंगे, ये जो है पोल्स की तरफ मूव कर जाएंगे, यानी जो डुप्लीकेट करा था इन्होंने साइटोप्लाज्म में, नाउ दे विल मूव टूवर्ड्स पोल्स। यानी अब हमारे पास कंडीशन क्या है, अनटेंगल्ड हमारे पास जेनेटिक मटेरियल यानी कि क्रोमोसोमल मटेरियल प्रेजेंट है, सेंट्रियोल्स जो हैं वो पोल्स पर है। तो ऑब्वियसली अब नेक्स्ट स्टेज क्या होगी, एस्ट्रल फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स का अटैचमेंट होगा। क्या बोलते हैं हम उस स्टेज को, यू नो नाउ कि उस स्टेज को हम बोलेंगे मेटाफेज। क्या बोलेंगे हम उस स्टेज को, हम उस स्टेज को बोलेंगे मेटाफेज। तो यहाँ पे बेसिकली लिखा है, the completion of prophase can thus be marked by following characteristic event। यानी क्रोमोसोम कैसा होगा
प्रोफेज के एंड पे, तो वो बेसिकली अगर हम देखें तो क्या होगा, ऑलरेडी यू नो कि जो क्रोमेटिन है या क्रोमोसोमल मटेरियल है वो कंडेंस हो चुका होगा, डीटेंगल हो चुका होगा और क्या हो चुका होगा, अनवाइंड हो चुका होगा। यानी इन शॉर्ट अगर हम बोले तो कोई चीज उलझी हुई है, उसकी उलझन खत्म हो चुकी होगी और वो कंप्रेस या कॉम्पैक्ट हो चुका होगा। सेकेंडली यहाँ पे माइटोटिक क्रोमोसोम हम इसको नाम दे देंगे, यानी ये जेनेटिक मटेरियल है, ये बेसिकली क्या होगा, ये डीकंडेंस, ये बेसिकली कंडेंस हो चुका होगा। सही है, यानी टेंगल्ड था, डीटेंगल्ड हो चुका होगा। सही है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट सेक्शन, यू ऑल नो अब यहाँ पे क्या होगा, क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज्ड, मैंने ऑलरेडी ये चीज बता दी है, फिर एक बार समझ लो कि क्रोमोसोम जो है उसके बीच में जो मटेरियल होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रोमियर, या अगर तुम लोग को याद हो इसको बेसिकली प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी बोलते हैं। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या था, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन सैटेलाइट्स थी, इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी बोलते हैं। इस सेंट्रोमियर के अराउंड क्या होगा, अब ये सेंट्रोमियर जैसे तुम देख रहे हो, ये क्या हो गए, ये हो गई क्रोमेटिड, ये हो गई एक क्रोमेटिड, इस इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड, याद रखना क्रोमेटिड बोलते हैं हम इसको। मैंने पहले भी बताया है, अगर इसको हम 1 कहें, इसको 2 कहें, इसको 3 कहें, इसको 4 कहें, तो 1 के पास सिमिलर वो जीन होंगे जो 2 के पास है, और सॉरी 1 के पास सिमिलर वो जीन होंगे जो 3 के पास है, और 2 के पास सिमिलर वो जीन होंगे जो 4 के पास है। सही है, तो डिवीजन कैसे करना है हमको कि ये दोनों साथ आए और ये दोनों साथ आए, जिससे कि जेनेटिक मटेरियल खत्म ना हो या खराब ना हो। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, सेंट्रोमियर के अराउंड जो है क्या होंगे, डिस्क लाइक अपरेटस होंगे, जिसे हम बोलेंगे काइनेटोकोर्स। इन डिस्क लाइक अपरेटस को क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। और इसी काइनेटोकोर से क्या अटैच होंगे, इसी काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर्स अटैच होंगे। फाइन, so chromosomes are seen to be composed of 2 chromatids attached together at the centromere. Initiation of the assembly of mitotic spindle, the microtubules, the proteinaceous component of the cytoplasm help in this process. तो कैसे ये क्या कहते हैं, असेंबली में कौन कौन हेल्प करेगा, याद रखना, इनिशिएशन ऑफ द असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प करेंगे। वी ऑल नो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स हमने पढ़ा था एक्सोस्केलेटन में, क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। यही माइक्रोट्यूब्यूल्स किस में हेल्प करते हैं, स्पिंडल की असेंबली बनाने में। ये कैसे होते हैं, इनका नेचर प्रोटीनेशियस होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग which you should remember, microtubule based structure present during mitosis to which chromosome attach are separated toward the opposite pole. अब तुम लोग को पता है कि माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड स्ट्रक्चर क्या होंगे, ये माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड स्ट्रक्चर क्या होंगे, ये सेंट्रियोल होंगे। और यही किसके बने हुए हैं, ये प्रोटीनेशियस है, माइक्रोट्यूब्यूल के बने हुए हैं। और ये क्या बनाएंगे, सेंट्रियोल, ये बनाएंगे स्पिंडल। क्या बनाएंगे, ये स्पिंडल। और ये स्पिंडल कहाँ पे अटैच होंगे, ये क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच होंगे। ठीक है, काइनेटोकोर कहाँ प्रेजेंट है, काइनेटोकोर प्रेजेंट है सेंट्रोमियर पे। ये सेंट्रोमियर क्या करता है, यू नो, ये सेंट्रोमियर क्रोमेटिड को डिवाइड करता है 2 पार्ट में। इतना क्लियर है, ये चीज याद रखना। सेंट्रियोल जो है माइक्रोट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, ये स्पिंडल बनाएंगे, स्पिंडल अटैच होंगे काइनेटोकोर से, काइनेटोकोर प्रेजेंट है सेंट्रोमियर पे, सेंट्रोमियर ही 2 पार्ट में डिवाइड करता है क्रोमेटिड्स को। फाइन, इतना पढ़ने के बाद अब हम पढ़ते हैं कि प्रोफेज के एंड में आखिर होगा क्या, यानी ऑर्गेनेल्स के क्या होगा, साथ क्या होगा। मैंने पहले भी बताया था, ऑर्गेनेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा, ईआर डिसअपियर हो जाएगा, और गोल्जाई कॉम्प्लेक्स डिसअपियर हो जाएगा। यानी कि जितनी सेल ऑर्गेनेल्स हैं मेजर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ईआर और गोल्जी, ये सब डिसअपियर हो जाएंगे। फिर रीअपियर कब होंगे,
रीअपियर, टीलोफेज में हो जाएंगे, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मेटाफेज, ऑलरेडी हम लोगों ने ये डिस्कस कर चुका है, बस डिटेल में थोड़ा सा और देख लो, स्पेशली लाइन बाय लाइन देखना इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये लाइंस एनसीईआरटी की हैं, इससे ही क्वेश्चन आएगा। कंसेप्ट तुमने समझ लिया है, मेमोराइज ये करना है तुम लोग को, ठीक है। सेकंड स्टेज कौन सी होगी माइटोसिस की? सेकंड स्टेज होगी माइटोसिस की, जिसे हम कहेंगे मेटाफेज। मेटाफेज एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, ये बेस्ट स्टेज है जिसमें हम क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी यानी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को हम स्टडी कर सकते हैं। अब देखो अर्ली मेटाफेज में क्या होगा, ये जो सेंट्रियोल थे इन्होंने क्या करा, एस्ट्रार्ड बनाया और इन्होंने क्या करा, स्पिंडल फाइबर्स को अटैच करवाया काइनेटोकोर से। अब ये क्या था, ये जो क्रोमोसोम्स थे ये बिखरे हुए थे पूरे साइटोप्लाज्म में, लेकिन उसके बाद क्या होगा, इन क्रोमोसोम्स को बेसिकली अरेंज होना है किस पे, एक प्लेट पे इनको अरेंज होना है। तो एक प्लेट पे जब ये अरेंज होंगे उसी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसको ही हम बोलेंगे मेटाफेज। यानी मैं पहले भी बता चुकी हूँ किस तरीके से ये अरेंज होंगे, ये क्रोमोसोम्स जो है इस तरीके से ये अरेंज हो जाएंगे। कहाँ अरेंज होंगे, इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे। इसी स्टेज को हम क्या बोलते हैं, इसी स्टेज को हम बोलते हैं मेटाफेज। इन मेटाफेज कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप अकर, कहीं यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है, ऑब्वियसली नहीं दिख रही है, तो मेटाफेज में कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। अब क्या होगा, द क्रोमोसोम्स आर स्प्रेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, क्रोमोसोम पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए होंगे, फिर वो क्या होंगे, फिर वो बीच में इक्वेटोरियल या मेटाफेजिक प्लेट पे आ जाएंगे। एट दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीट एंड दे कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली। यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कहाँ कंप्लीट हुआ, मेटाफेज पे। कहाँ क्रोमोसोम्स को हम स्टडी कर सकते हैं, मेटाफेज पे, ठीक है। न्यूक्लियर एनवलप फाइनली कहाँ डिसअपियर हो गई, मेटाफेज पे, ठीक है। At this stage, chromosomes are made up of two sister chromatids which are held together by centromere. Already हमने ये डिस्कस कर चुका है कि क्रोमोसोम जो है दो सिस्टर्स का बना हुआ है, बीच में कौन है, सेंट्रोमियर, डिस्क लाइक अपरेटस कौन है, काइनेटोकोर। Sister chromatid refer to both of the two identical copies of chromosome formed by the replication of DNA. Replication of DNA से जो कॉपीज बनती है उसे ही हम बेसिकली क्या बोलते हैं, उसे ही हम सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं, ठीक है, फाइन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड विच इज, अब काइनेटोकोर के बारे में ऑलरेडी ये भी मैं बता चुकी हूँ, एक बार और देख लो। काइनेटोकोर सर्व्स एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स के अटैचमेंट के लिए साइट क्या है, काइनेटोकोर है। ये बेसिकली बना किससे होता है, फॉर्म्ड बाय सेंट्रियोल्स इन एनिमल्स सेल्स एंड बाय साइटोप्लाज्म। अब बच्चों एक चीज याद रखना कि प्लांट्स में ये जो है बेसिकली साइटोप्लाज्म में बना होगा क्रोमोसोम, काइनेटोकोर। ये क्या है, ये डिस्क लाइक अपरेटस सेंट्रोमियर के जो अराउंड प्रेजेंट है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। ये इसीलिए मेजर इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि यहीं से क्या होंगे, यहीं से स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे और फिर वो दो पार्ट में टूटेंगे, सेग्रीगेट करेंगे, फाइन। Now in metaphase there are metaphase is characterized by all the chromosomes lie at the equatorial plate. Spindle fibers connect the sisters of chromatid to kinetochore on other side of the centromere to the respective poles. यानी कि ऑलरेडी मैं डायग्राम बना चुकी हूँ, फिर से देख लो। सेंट्रियोल हो गया, कौन निकलेंगे अब सेंट्रियोल से, बताओ, सेंट्रियोल से अब निकलेंगे स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स ने क्या करा, काइनेटोकोर को, काइनेटोकोर से अटैच कर लिया अपने आप को। अब ये जब काइनेटोकोर से अटैच कर लेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये सेग्रीगेट करेंगे या सेपरेट होंगे दो पोल्स के ऊपर। ये जहां पे अरेंज हुए हैं इसी को हम बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। क्या बोलते हैं इसी को हम, मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं,
मेटाफेज में क्रोमोसोम कैसा होगा? थिक होगा, कॉइल्ड क्रोमोसोम होगा, कहाँ होगा? सेंटर पे होगा। सेंटर को क्या बोलेंगे? इक्वेटर या मेटाफेजिक प्लेट। इतना ही इसमें याद रखना, और ज्यादा कुछ याद रखने जैसा है नहीं इसमें। एक और चीज जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, द अलाइनमेंट। अब क्वेश्चन आ जाए, द अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट द मेटाफेज इज रेफर्ड एज, क्या कहते हैं उसको? द अलाइनमेंट क्या बोलेंगे उसको? मेटाफेजिक प्लेट बोलेंगे। व्हाट इज मेटाफेजिक प्लेट? द प्लेन ऑफ द इक्वेटर, जहां पे बेसिकली इक्वेटर पे जब क्रोमोसोम अटैच होंगे, क्रोमोसोम सारे इक्वेटर पर आ जाएंगे, उसे ही हम क्या बोलेंगे? मेटाफेज प्लेट बोलेंगे। स्पिंडल। अब एक और चीज, द की फीचर ऑफ मेटाफेज, की फीचर क्या है मेटाफेज का? स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से अटैच होंगे, यानी काइनेटोकोर पे अटैच होंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर, सारे क्रोमोसोम्स जो है वो कहाँ पर आ जाएंगे? इक्वेटर पर आ जाएंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर, यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो एकदम कंपैक्ट होंगे, यानी कि ये सबसे अच्छी स्टेज है मॉर्फोलॉजी पढ़ने की क्रोमोसोम्स की। फाइन, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चंस देख लेते हैं हम एक बार। द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल, अभी हमने देखा मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड कौन सा है? G1 है, G0 है, इंटरफेज है या एम फेज है? ऑब्वियसली जहां पे सेल डिवाइड करेगी या जो अपरेंट सेल डिवीजन वाली स्टेज होगी वो होगी, तो वो कौन सी स्टेज होगी? वो होगी एम फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेटोरियल इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन हमने देखा था, माइटोसिस क्या है? इक्वेशनल डिवीजन है। मियोसिस क्या है? रिडक्शनल डिवीजन है। तो यहाँ आंसर क्या होगा? माइटोसिस। G1 और S तो वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे कोई डिवीजन ही नहीं होता। माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू, माइटोसिस में भाई 4 स्टेजेस है। क्या क्या है उन 4 स्टेजेस के नाम? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। फाइन। मेटाफेज प्लेट इज सीन इन, मेटाफेज प्लेट, जाहिर सी बात है मेटाफेज प्लेट यानी जब सारे क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे आ जाएंगे, कहाँ दिखेगा वो? मेटाफेज पे दिखेगा। नाउ अब हम पढ़ेंगे एनाफेज के बारे में। तो ऑब्वियसली जब क्रोमोसोम्स जो है इक्वेटर पर आ गए या मिडिल में आ गए या मेटाफेजिक प्लेट पे आ गए, मेटाफेज प्लेट पे आ गए, अब उनका क्या होना है? क्योंकि अब इसको 2 सेल बनना है तो अब इसको पोल्स पे जाना है। बेसिकली इक्वेटर पे लाने का मकसद ही ये था कि ये अच्छे से पोल्स पे चले जाएं। ठीक है, अब इसको पोल्स पे जो जब ये चले जाएंगे उस स्टेज को हम बोलेंगे एनाफेज। उस स्टेज को हम क्या बोलेंगे? एनाफेज बोलेंगे। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जैसे मान लो ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, यहाँ पे अटैच हुआ स्पिंडल, सही है। तो क्या होगा? जैसे स्पिंडल अटैच होगा, ये वाला पोर्शन अलग टूट जाएगा, ये अलग टूट जाएगा। चलो देख लेते हैं, ये ऐसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा, सही है। फिर उसके बाद क्या होगा? ये पोर्शन क्योंकि ये खिंचेगा ऊपर की तरफ, ये इस तरीके से खिंच के आ जाएगा और ये इस तरीके से खिंच के आ जाएगा। कहाँ पे? पोल्स पे ये इस तरीके से कुछ आ जाएगा। तो ये इतना हो गया कि एनाफेज में कैसे क्या चीज होती है, ये चीज याद रखना, सही है। ओके, फिर हम एक बार देख लेते हैं इसको डिटेल में। एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज, ऑनसेट यानी कि जब एकदम स्टार्टिंग हो रही है एनाफेज की, तो क्या होगा कि ईच क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड एट द मेटाफेज प्लेट। जाहिर सी बात है सारे क्रोमोसोम्स कहाँ पे अटैच होंगे? इक्वेटर पे या मेटाफेजिक प्लेट पे अटैच होंगे। और फिर क्या होगा? स्प्लिट होना, यानी टूटने लगेंगे वो, स्प्लिट साइमल्टेनियसली, and the two daughter chromatids now referred to as chromosome of the future daughter nuclei begin their migration towards the two opposite pole। अब ये जो 2 डॉटर, जैसे मैंने अभी बताया, ये एक सिस्टर हो गई, ये दूसरी हो गई, कंबाइंड सिस्टर क्रोमेटिड हो गई, ये आपस में स्प्लिट होने लगेंगी। स्प्लिट होंगी, इस तरीके से स्प्लिट हो गई और ये इस तरीके से पोल्स पे चली जाएंगी। इतना याद रखना कि हमेशा जो सेंट्रोमियर है वो फेस करेगा किसकी तरफ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। यानी ये अगर सेल बना दे हम, तो यहाँ पे सेंट्रोमियर हमेशा हमें दिखेगा, जो क्रोमेटिड्स होंगे वो बीच में दिखेंगे। फाइन। नाउ एट ईच, as
each chromosome moves away from the equatorial plate, the centromere of each chromosome move towards the pole and hence leading ahead with the arms of the chromosome trailing behind. यानी वही चीज मैंने जो बताई कि ये क्रोमोसोम क्या है, ये इस तरीके से आ जाएंगे, इस तरीके से ये आ जाएंगे. यहाँ पे क्या होगा, जो सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर जो है ये हमेशा क्या करेगा, ये सेंट्रोमियर फेस करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, और ये जो क्रोमेटिड्स हैं, ये जो क्रोमेटिड्स हैं ये बीच में फेस करेंगे. ये याद रखना कि हमेशा सेंट्रोमियर फेस करेगा मेम्ब्रेन की तरफ. फाइन. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पोर्शन, एनाफेज स्टेज. अब एनाफेज के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, सिर्फ इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सेंट्रोमियर स्प्लिट करेगा क्रोमेटिड्स को, और क्रोमेटिड कहाँ मूव कर जाएंगे, पोल्स पे क्रोमेटिड्स नाउ विल मूव. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेज इज टीलोफेज. अब भाई क्या हुआ कि ये जो स्प्लिटेड क्रोमेटिड्स थे, ये जो स्प्लिटेड क्रोमेटिड्स थे, अब इनको क्या करना है, अपने अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनानी है. क्यों बनानी है, क्योंकि इसी को दो पार्ट में डिवाइड होना है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाने के बाद भाई जितने भी ऑर्गेनेल्स है वो लाने, और ये अब क्रोमेटिड की फॉर्म में नहीं होंगे. नाउ दे विल फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर. क्या बनाएंगे अब, नाउ दे विल फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर. तो अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज द फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस, द फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस इज टीलोफेज. अब इसमें क्या हुआ, क्रोमोसोम्स जो है वो अपनी इंडिविजुअलिटी खो देंगे. फिर से हम देख लेते हैं, जैसे कि ये क्रोमेटिड्स थे एनाफेज में, ये कुछ इस तरीके से थे पोल्स पे, ठीक है. यहाँ पे हो गया सेंट्रियोल. अब क्या होना है, टीलोफेज में बेसिकली क्या होगा कि ये जो क्रोमेटिड से पहले मेम्ब्रेन अपीयर होना स्टार्ट होगी, और क्रोमेटिड्स जो हैं ये क्रोमेटिन बन जाएंगे, यानी दोबारा से डीकंडेंसेशन हो जाएगा, टेंगलिंग हो जाएगी, और क्रोमोसोम अब अपनी इंडिविजुअलिटी खो देंगे, लूज इंडिविजुअलिटी. यानी कौन सा क्या था ये नहीं पता चलेगा हमें, और क्या हो जाएंगे, डीकंडेंस हो जाएंगे, टेंगल्ड अप हो जाएंगे, यानी दोबारा से उलझे हुए स्ट्रक्चर हो जाएंगे. यानी इस स्टेज के बाद हमें वही स्टेज दिखेगी जो हमें जीवन में दिखती है. फाइनली यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, क्रोमोसोम रीच टू देयर रिस्पेक्टिव पोल, फाइनली डीकंडेंस्ड एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी. कहाँ होगा ये होगा एनाफेज के बाद टीलोफेज में. Now moving to next slide, which is telophase stage shows the following key events. तो telophase में की इवेंट्स क्या होंगे, की इवेंट यानी मेजर इवेंट्स क्या होंगे, मेजर इवेंट्स जो टीलोफेज में होंगे. सबसे पहले तो क्रोमोसोम अपनी आइडेंटिटी लूज कर देंगे. आइडेंटिटी लूज करने के बाद यानी कि वो क्या बना देंगे, दोबारा से क्रोमेटिन बना देंगे, या फिर हम कहेंगे एक दोबारा से टेंगल्ड अप स्ट्रक्चर, डीकंडेंस्ड स्ट्रक्चर बना देंगे. कौन, क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल कोर एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट. अब ये जो है एकदम लूज हो जाएगी इनकी आइडेंटिटी, और एक सिंपल इस तरीके से थ्रेड बन जाएंगे जिसको हम कहेंगे क्रोमेटिन. न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल्स, दोबारा से न्यूक्लियर एनवेलप आने लगेगी, और न्यूक्लियोलस गोल जाए, और ईआर जो कि प्रोफेज के एंड में डिसअपियर हो गए थे वो दोबारा क्या होंगे, रीफॉर्म हो जाएंगे या दोबारा रीअपियर हो जाएंगे. कब रीअपियर होंगे, टीलोफेज में ये दोबारा रीअपियर हो जाएंगे. फाइन. कुछ क्वेश्चन कर देते हैं. ER इज रिफॉर्म्ड ड्यूरिंग मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज या प्रोफेज. तो यहाँ पे क्वेश्चन है रीफॉर्म. रीफॉर्म का मतलब क्या होगा, रीअपियर. जो लॉस्ट हो गया था, लॉस्ट कहाँ हुआ था, प्रोफेज में, या हम कहेंगे डिसअपियर कहाँ हुआ था, प्रोफेज में, और दोबारा रीअपियर कहाँ हो रहा है, दोबारा रीअपियर हो रहा है टीलोफेज में. मेटाफेज और एनाफेज में तो वैसे भी कुछ नहीं होना ऑर्गेनल्स का. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमेटिड मूव्स टू द अपोजिट पोल्स इन. अपोजिट पोल्स पे कब मूव करते हैं, ऑब्वियसली योर आंसर विल बी एनाफेज. अगर आ जाए क्रोमोसोम मूव्स एट इक्वेटर, योर आंसर विल बी
मेटाफेज। तो मुझे लगता है अब ये सारी स्टेजेस आपको समझ में आ गई हैं। अब यहाँ तक तो बेसिकली हमने पढ़ा कि क्रोमोसोम्स कैसे मूव करेंगे, क्या होगा, इक्वेटर पर आएंगे, पोल्स पे आएंगे, बट स्टिल अभी भी हमने ये नहीं देखा है कि सेल डिवाइड कैसे होगी। सेल डिवीजन नहीं हुआ है अभी। अभी क्या हुआ है, सिर्फ और सिर्फ अभी न्यूक्लियस का 2 पार्ट में डिवीजन हुआ है, जेनेटिक मटेरियल का 2 पार्ट में डिवीजन हुआ है। अभी भी सेल जो है वो एक ही है, वो 2 पार्ट में टूटी नहीं है। तो यू नो कि जब सेल जो है वो 2 पार्ट में टूटेगी, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस हम बोलते हैं जब सेल जो है 2 डिफरेंट पार्ट में टूटेगी। सो साइटोकाइनेसिस कैसे हो रहा है, प्लांट्स में क्या है, एनिमल्स में क्या है, दिस वी विल डिस्कस in our next video. So this was all about M phase. In M phase we have studied prophase, metaphase, anaphase and telophase. So thank you for today's lecture. If you like our content, then you can like, subscribe and share. Additionally, you can also join our offline and online batches. Thank you so much.